लैप्स मीन्स विलय नीति यानी कि राज्य को विलय करना. The final wave of annexation occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. He devised a policy that came to known the Doctrine of Lapse. The Doctrine declared that if an Indian ruler died without the male heir, his kingdom would lapse, that is, become a part of company territory, and one kingdom after another was annexed simply by the applying this doctrine. 17 1848 Sambalpur, 1850 Udaipur, 1852 Nagpur, 1853 and Jhansi 1854. ये अधिग्रहण की आखिरी लहर यानी डैकोट्रिन करने की आखिरी लहर 1848 से लेकर के 1856 के बीच में गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के रूलर में या उनके डलहौजी के शासनकाल में स्टार्ट हुआ. लॉर्ड डलहौजी ने एक नई पॉलिसी अपनाई जिसे डैकोट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है. इस पॉलिसी में ये आधारित था कि अगर किसी राजा की डेथ होती है तो उसका कोई अगर पुरुष वारिस नहीं है यानी कि मेल वारिस नहीं है तो उसकी रियायत या उसका जो किंगडम है वो हम हड़प कर लेंगे और यानी कंपनी उस लैंडमार्क के ऊपर अपना कब्जा बना लेगी. और इसी पॉलिसी के आधार पर एक के बाद एक कई किंगडम्स जैसे सतारा 1848 में, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 एंड झांसी 1854. ये सारे के सारे किंगडम्स जो थे अंग्रेजों के हाथ में चले गए. फाइनली इन 1856 द कंपनी also took over Awadh. This time the British had an added argument. They said they were obliged by the duty to take over Awadh in order to free and people from the misgovernment of the Nawab. And is the humiliating by in which in the Nawab was disposed, the people of Awadh joined to great revolt that broke out in 1857. कि आखिरकार 1856 में कंपनी के अवध को भी अपना नियंत्रण में ले लिया और इस पर अंग्रेजों ने एक नया तरीका अपनाया. उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए हमने एक ड्यूटी से बंधे हुए हैं और इसलिए हम अवध के ऊपर अपना कब्जा करने के लिए मजबूर हैं. यानी अवध का जो राजा है बहुत ही कुशासित है, अच्छा नहीं है, इसलिए हम अवध की जनता को उससे फ्री कर रहे हैं. लेकिन अपने प्रिय नवाब को जिस तरह गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों का गुस्सा आ गया और उन्हें अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह के अंदर शामिल हो गए. Now, setting a new administration. Warren Hastings, Governor General from the 1773 and 1785, was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. By his time, the company had acquired power of not only the Bengal, but also in Bombay and Madras. British territory were broad and divided into administrative until called presidency. This was three president Bengal, Madras and Bombay. Each was ruled by a governor. The supreme head of the administration was the Governor General Warren Hastings. The first Governor General introduced several administrative reforms notable to by in the sphere of justice. Now, गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग ने 1773 से 1785 तक बहुत सारे इम्पोर्टेंट व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने कंपनी की पावर को फैलाने के लिए एक अहम भूमिका को अदा किया था. तो वॉरेन हास्टिंग के समय तक आते आते कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि बंगाल, बम्बई और मद्रास की सत्ता को भी हासिल कर लिया और ब्रिटिश के इलाके पे मोटे तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन की इकाई
एडमिनिस्ट्रेशन को कई पार्ट के अंदर बांटे हुए थे, जिन्हें हम प्रेसिडेंसी कहते हैं। तो उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई हाई। तो बम्बई हाई तो शासन जो था हैरक का शासन था और गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता है। और फिर वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म के वर्क किए, जैसे कि न्याय जस्टिस के क्षेत्र में उसके सुधार की, खासतौर से इनके जस्टिस के लिए बहुत अधिक उल्लेखनीय माना गया है। तो फ्रॉम 1772 a new system of justice was established. Each district was to have 2 court and criminal court and the फौजदारी अदालत and the civil court दीवानी अदालत. The Massive and Mulvis and the Mallavi and Hindu Pandit interpreted Indians law for the European district and collector who presided over civil court. The criminal court were still under a qazi and a mufti, but under the supervision of the collector. कि 1772 के अंदर एक नया व्यवस्था स्थापित की गई, नया सिस्टम स्थापित हुआ और इस सिस्टम के अंदर ये था कि हर जिले में 2 प्रकार की कोर्ट होगी। एक तो होगी फौजदारी, दूसरी होगी दीवानी। और दीवानी जो कोर्ट होगी उसका जो मेन होगा वो यूरोपियन जिला कलेक्टर होगा। तो ऐसे ही मुसलमानों के मौलवी और हिंदुओं के पंडित उनके लिए अब इंडियन कानून की व्याख्या करते थे। तो फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे कलेक्टर की निगरानी में कामकाज करते थे। The major problem. The major problem was that the Brahman Pandit had different interpret of local law based on the different school of the Dharma Shastra to bring about uniform play. In the 1775, 11 Pandits were asked to complete a design of Hindu laws. N.B. Halat N.B. helped translate the digest into English. By 1776, a code of Muslim law was also completed for the benefit of European judge. Under the Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was stabilized, while the Court of Appeal, the Sardar Nizamat Adalat, was also set up at Kolkata. कि सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये थी कि ब्राह्मणों के पंडित जो धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं या उनकी ब्रांचों के हिसाब से स्थानीय रूल्स या लॉ को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करते थे या डिस्क्राइब करते थे। तो इस डिस्क्राइब को ख़त्म करने का एक समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडित को भारतीय यानी इंडियन लॉ का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया कि उन्हें अपनी लॉ के अकॉर्डिंग बनाओ। की एंड हॉलहेड ने इसको लेकर के इंग्लिश में ट्रांसफ़र किया और 1778 में यूरोपियन जितने भी लॉरिस्ट थे उन्होंने मुस्लिम कानून को भी इस तरीके से सही तैयार करने के लिए कहा। तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नया सर्वोच्च यानी कि हायर कोर्ट के द्वारा इसके हायर कोर्ट को स्टेबलाइज किया गया। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय कोर्ट सदर निजामत अदालत को भी स्टेबलाइज किया गया। द principal figure in Indian district was the collector, as the title suggests. His main job was to collect revenue and taxes and maintain law and order in his district with the help of judges, police officers and darogas. His office, the collectors, become the new center of power and patron that steadily replace previous holder of authority. कि भारत इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उनके कलेक्टर स्टेट में जो कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, तो उसका काम
सिर्फ लगान यानी कि रेवेन्यू को कलेक्ट करना होता है। तो न्यायाधीशों और पुलिस ऑफिसर्स, दरोगा, इन सब की हेल्प से जिले में एक लॉ व्यवस्था को स्थापित किया गया, लॉ सिस्टम बनाया गया और उसका कार्यालय जो था, ऑफिस जो था, वो कलेक्टर और सत्ता या फिर उनके संरक्षण का केंद्र बन गया, जिससे पुराने जो रूल्स थे उनको सेंट्रलाइज करने के बाद में उनको एक अलग तरह से उसको रिप्लेस करके नया उसकी जगह अथॉरिटी को बना दी गई। द कलेक्टर बिकम टू द न्यू सेंटर पावर, और कलेक्टर जो था इसका नया सेंटर पावर बना, एंड दैट द स्टेडली रिप्लेस, और उसकी जगह पे नई पुलिस अथॉरिटी को स्टेबलाइज किया गया।